जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IRB वाला मास्टर में। आज से हम लोग जनरल साइंस को शुरू करने वाले हैं और इसका सारा वन लाइनर के रूप में होगा और सारे क्वेश्चन लगभग इससे कंप्लीट होंगे। और आज का पहला चैप्टर है कोशिका यानी सेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? उत्तर है कोशिका। अगला प्रश्न है, जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? उत्तर है कोशिका। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? उत्तर है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसने बताया कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है? उत्तर है स्लाइडन ने 1838 में। अगला प्रश्न है, किसने बताया कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है? उत्तर है स्वान ने 1839 में। अगला प्रश्न है, किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? उत्तर है विर्चो ने 1855 में। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर है एमजे स्लाइडन तथा थियोडोर स्वान ने। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? उत्तर है विषाणु या वायरस पर। अगला प्रश्न है, किस जंतु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? उत्तर है विषाणु को। अगला प्रश्न है, विषाणु किसके बने होते हैं? उत्तर है सम एकल तंतु आरएनए अणु से। आगे दिया हुआ है कोशिका सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं। पहला है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी जितने भी जीव बने होते हैं सभी की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। दूसरा है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। अगला है, कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। अगला है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस कोशिका विभाजन का उपयोग किया जाता है? उत्तर है केवल समसूत्री विभाजन, ओनली मिटोसिस। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण क्या कहलाता है? उत्तर है पूर्वावस्था यानी प्रोफेज। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं। उत्तर है मेटाफेज। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? उत्तर है प्रोटीन और लिपिड की। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में किसका अभाव पाया जाता है? उत्तर है सेलुलोज की कोशिका भित्ति की। अगला प्रश्न है, एक जीव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? उत्तर है तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? उत्तर है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका किसकी है? उत्तर है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम जीवाणु। अगला प्रश्न है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? उत्तर है दो, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। आगे दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो चलिए देखते हैं। पहला है कोशिका भित्ति के रूप में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला है केंद्रक।
प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। अगला है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली भी प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। अगला है कोशिका विभाजन। प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन होता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में भी उपस्थित होता है। अगला है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। अगला है गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। अगला है DNA। प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में दोहरे सूत्र के रूप में उपस्थित होता है। अगला है श्वसन। प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा श्वसन होता है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आंतरिक झिल्लियों में होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला है लिंग प्रजनन। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अगला है प्राप्ति स्थल। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवाल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में सही तथ्य है। पहला है स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। दूसरा है भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विभाजित किया जा सकता है। अगला है प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सही तथ्य है। पहला है ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। दूसरा है ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मदद करती है। तीसरा है यह एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। अगला प्रश्न है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु या प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं। उत्तर है एपोप्टोसिस। अब है क्वेश्चन केंद्रक यानी नाभिक से। पहला क्वेश्चन है किसने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। उत्तर है रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है किसे कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं। उत्तर है केंद्रक को। अगला प्रश्न है कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। उत्तर है केंद्रक। अगला प्रश्न है कोशिका के किस कोशिकांग को मास्टर अंग कहा जाता है। उत्तर है नाभिक को। अगला प्रश्न है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है। उत्तर है नाभिक। अगला प्रश्न है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण किसमें होता है। उत्तर है केंद्रक में। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया से प्रश्न। पहला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। उत्तर है रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 में। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। उत्तर है कार्ल बेंडा ने 1898 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किसे कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को, या हिंदी में उसको सूत्र कणिका बोलते हैं। अगला है किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला है कोशिका के किस कोशिकांग पर DNA व राइबोसोम स्थित होता है। उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। वह कोशिकांग कौन सा है
जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती है। उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? उत्तर है क्रेब्स चक्र। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? उत्तर है हैंक्स क्रेब्स ने 1937 में। अगला प्रश्न है, एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को किस नाम से जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक स्थित होते हैं? उत्तर है प्रोटोप्लाज्म। अगला है राइबोसोम्स। पहला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? उत्तर है पैलेट ने 1955 में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकांगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? उत्तर है राइबोसोम्स और अंतःद्रव जालिका का। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? उत्तर है राइबोसोम्स को। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? उत्तर है राइबोसोम्स में। अगला है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी? उत्तर है डी डुबे ने 1958 में। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? उत्तर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? उत्तर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? उत्तर है लाइसोसोम। पादप कोशिका। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है कोशिका भित्ति, यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला है, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? उत्तर है सेलुलोज और पेक्टिन की। अगला प्रश्न है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? उत्तर है सेलुलोज। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं? उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल को सबसे पहले किसने पृथक और नामित किया था? उत्तर है केवंतु और पेलेटियर ने। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? उत्तर है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पौधों को हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर है पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? उत्तर है पर्णहरित। अगला प्रश्न है, गैर हरित वनस्पतियों को किसकी कमी होती है? उत्तर है पर्णहरित की। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? उत्तर है नारंगी रंग। अगला प्रश्न है, गाजर का नारंगी रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर है कैरोटीन की। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर है लाइकोपेन की। अगला प्रश्न है, चुकंदर का गुलाबी रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर है विटामिन की। अगला प्रश्न है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल फ्लोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर है एंथोसाइनिन के। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? उत्तर है फाइकोसाइनिन।